अब वक्त हो चला इकॉनमी टुडे का, और इकॉनमी टुडे यानी आपकी ज़िंदगी से जुड़े हर आर्थिक मुद्दों की पड़ताल करता हमारा ये नया कार्यक्रम सीधे आपसे भी जुड़ते हुए बहुत ही आसान तरीका है सवाल करना, इस प्रोग्राम में शामिल होना। #इकॉनमी टुडे का इस्तेमाल कीजिए अगर आप इस प्रोग्राम में ट्विटर के जरिए अपना सवाल करना चाहते हैं, या फिर जीमेल के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। economytoday.ddnews@gmail.com हमारा जीमेल का पता है। आज का जो सवाल है वो टूरिज्म सेक्टर से है। एक बार फिर से हम टूरिज्म सेक्टर को इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि रोजगार के लिहाज से या फिर इकॉनमी के लिहाज से एक नया सनराइज सेक्टर एक बड़े पोटेंशियल के साथ हमारे सामने आ रहा है। और हमारे साथ विनोद जोशी साहब जुड़ रहे हैं जो कि सचिव रह चुके हैं, इस पूरे मिनिस्ट्री को संभाल चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं खास इकॉनमी टुडे। और पर्यटन भारत में एक बड़ा सर्विस सेक्टर का उद्योग बनकर के उभरा है, और विश्व आर्थिक मंच के ताजा आकलन के मुताबिक भारत को टूरिज्म इंडेक्स में काफी सफलता मिली। साल 2017 में 12 स्थान की छलांग लगाने के साथ दुनिया में ये 40वें स्थान पर पहुंच गया। भारत में पर्यटन क्षेत्र एक नई उड़ान पर है। साल 2017 के लिए ताजा आकलन विश्व आर्थिक मंच ने किया है। TTCI यानी ट्रैवल और टूरिज्म इंडेक्स की माने तो साल 2017 में 12वें स्थान के इजाफे के साथ 40वें स्थान पर पहुंच गया है। साल 2015 में भारत 52वें स्थान पर था, मतलब बीते 3 साल में भारत ने 25वें स्थान की छलांग लगाई है। सन 2013 में हम 65वें स्थान पर थे। सन 2015 में हम 52वें स्थान पर आए। 13 स्थानों का जंप हमें मिला, और मात्र 1.5 वर्ष में कि अब भारत 40वें स्थान पर आ गया है। 12 स्थान का जंप इस वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत को मिला है। बीते सालों में भारत की उभरती छवि, पर्यटन क्षेत्र में जारी ई वीजा से पर्यटन क्षेत्र को कामयाबी मिली है। साल 2014 में 46 देशों के साथ ई वीजा की शुरुआत हुई थी, जो आज 161 देशों तक पहुंच गया है। मसलन साल 2016 की तुलना में जनवरी 2017 में देश में 16.5% पर्यटकों का इजाफा हुआ है। ई वीजा फैसिलिटी हमारे देश ने लागू करी, जो आज 161 देशों तक हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने 161 देशों तक ई वीजा की सुविधा उपलब्ध करा दी है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। फरवरी 2016 में पर्यटकों के लिए इनक्रेडिबल इंडिया हेल्पलाइन सुविधा शुरू की गई, जो 12 भाषाओं में है। ये सुविधा टोल फ्री नंबर 1363 पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त टूरिस्टों के लिए वेलकम कार्ड जैसी सुविधाएं भी हैं, जो भारत में पर्यटकों को लुभाने में कारगर साबित हुई है। धीरज कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व आर्थिक मंच यानी WEF की वैश्विक ये जो यात्रा पर्यटन प्रतिस्पर्धा की सूची है उसमें जो 12 स्थान का सुधार हुआ है उसकी तारीफ की। 40वें स्थान पर आ रही की तारीफ की और कहा कि इससे पता चलता है कि सरकार इस क्षेत्र को कितना ज़्यादा महत्व दे रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार इस साल भारत 40वें स्थान पर है। 2015 में भारत इस सूची में 52वें स्थान पर था, 2013 में 65वें स्थान पर था। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पिछले 4 सालों में विश्व यात्रा एवं पर्यटन इंडेक्स में हमने 25 पायदानों की छलांग लगाई है और सरकार बहुत ज़्यादा इस पर फोकस कर रही है। जोशी साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये तो स्वागत योग्य है कि हमने बेहतर किया है, और एशिया में चीन, जापान और भारत ये 3 ऐसे देश हैं जो कि काफ़ी टूरिस्ट फ्रेंडली बन करके उभरे हैं, ये भी रिपोर्ट बोलती है। लेकिन हम कंपैरिजन करें पूरी दुनिया से, फ्रांस नंबर 1 पे है, बहुत पीछे हैं और बहुत लंबा मुकाम है हासिल करना है, हमें पोटेंशियल बहुत है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे, लेकिन अब तक की जो प्रगति है उससे भी हमें संतोष हासिल करना होगा। और एक इट हैज़ गिवन एन इंसेंटिव एंड अ मोमेंटम सो दैट वी कैन डू बेटर। एंड एक और बात की ज़रूरत है कि हम इस बात को एनालाइज करें कि जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स के जो अलग अलग इंडेक्सेस हैं, पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स में इंडिया, वेयर डज इंडिया स्टैंड vis-a-vis अदर कंट्रीज, एंड वी हैव टू सी एज टू विच आर द पैरामीटर्स वेयर जहाँ पे हमें सुधार की जरूरत है। बिल्कुल। नाउ फॉर एग्जांपल द प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडिया, वी हैव गॉट द हाईएस्ट मार्क्स, I mean one of the highest marks.
but in terms of health and hygiene, in terms of infrastructure also, we haven't done so well. Now overall, अगर हम 12वें स्थान पे भी आए हैं तो मैं समझता हूँ एक बड़ा बधाई का विषय है, and it's a matter of happiness for the entire tourism industry, and there are reasons for this. पिछले 2-3 सालों में जो कदम उठाए गए हैं, मसलन एक तो ईज ऑफ विजिट, ईज ऑफ ट्रैवल, जिसमें मुख्य रूप से अभी बताया भी गया कि ई वीज़ा हैज़ बीन अ गेम चेंजर, एंड न केवल 161 कंट्रीज़ को ई वीज़ा की फैसिलिटी दी गई है, बल्कि नाउ इट हैज़ बिकम मोर फैसिलिटेटिव। अभी हाल ही में जो 30 नवंबर को कैबिनेट ने जो डिसीजंस लिए, उसमें आप देखिए कि जो उसमें कमियां थीं उसको भी रिफॉर्म कर दिया है। वैलिडिटी को बढ़ा दिया गया। इसी तरह जो एंट्रीज हैं, ट्रिपल एंट्री कर दी गई हैं इन केस ऑफ मेडिकल वीज़ा, 2 और मेडिकल और बिजनेस वीज़ाज, ई वीज़ाज भी शुरू कर दिए गए। तो ये सारा मैं समझता हूँ कई फैक्टर्स रहे हैं इंडिया को इस स्थान पे लाने के लिए। तो सर, ई वीज़ा के साथ साथ वीज़ा ऑन अराइवल, उसकी स्थिति क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि हम पहुंचने के बाद वहाँ पे हमें वीज़ा मिल जाए, वो भी फैसिलिटेशन का एक बड़ा माध्यम है। देखिए, वीज़ा ऑन अराइवल जो है वो कई देश दे रहे हैं, भारत में भी कुछ देशों को वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी उपलब्ध है, लेकिन मैं श्रोताओं को और ट्रैवल फ्रेटर्निटी को भी ये बताना चाहूँगा कि जो ई वीज़ा की जो फैसिलिटी है वो वीज़ा ऑन अराइवल से भी मैं एक कदम आगे पर्यटन क्षेत्र में मानते हैं उससे भी बेहतर है। यहाँ तक कि इसीलिए उसका फ़ायदा भी हो रहा है। जी। आप देखिए, वीज़ा ऑन अराइवल तो कुछ देशों में बहुत समय से है, लेकिन पिछले 2 साल के अंदर जहाँ लगभग 36,000 लोग 2014 में ई वीज़ा से आए, वो पिछले साल 2016 में 10,80,000 इतनी छलांग हुई। और पहले 2 महीने जो 2017 के हैं उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि हम जब तक इस वर्ष को अंत करेंगे तब तक ये लगभग 18 से 20 लाख लोग ई वीज़ा पे आएंगे ना। उसका कारण है, जब वीज़ा ऑन अराइवल में कोई आता है तो उसको इस बात की श्योरिटी नहीं होती कि वह जब मिल जाएगा या नहीं, फिर यहाँ पे उसको लाइन में लगना है और तमाम उससे डॉक्यूमेंट दिखाने करने, एक फियर सा रहता है। ई वीज़ा की आप स्थिति देखिए कि आप बैठे बैठे अपने कमरे में, अपने ऑफिस में, घर से बैठे हुए आपने ऑनलाइन उसको किया, 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर आपको आपके इनबॉक्स में ई वीज़ा हासिल हो जाता है। आप उसको डाउनलोड करके, प्रिंट करके, पॉकेट में डाल के और हवाई जहाज़ में बैठते हैं, इंडिया आ जाते हैं। नाउ दैट मीन्स द कंट्री जो जहाँ अराइवल हो रहा है, दैट कंट्री हैज़ गिवन यू अ लाइसेंस बिफोर यू लैंड हियर। इन वीज़ा ऑन अराइवल दैट फैसिलिटी इज़ नॉट देयर। बट दोनों ही चीज़ें अगर साथ साथ होती हैं तो और भी बेहतर है। आइडिया बेसिकली है कि ओपननेस कितनी होती है। इवन जो आप जिस इंडेक्स की बात कर रहे हैं हम आज, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, जिसमें हम 40वें स्थान हासिल किया है, उसमें भी एक फैक्टर है ओपननेस। नाउ दैट ओपननेस मीन्स दैट हाउ द कंट्री इज रिसीविंग द टूरिस्ट्स। नाउ इंडिया हैज़ डन वेरी वेल, बट अब इसका इफेक्ट जैसे 1 अप्रैल से क्रियान्वित हुआ है, जो रिफॉर्म्स हैं, मेरा ये मानना है कि इसका जब असर आने लगेगा इस साल में, तो जो आज हमारा लगभग 11% पिछले साल 2016 में हमने फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स में ग्रोथ किया है, दैट इज गोइंग टू राइज टू मोर देन 15%. दिस आई कैन से with lot of commitment. Now that is because the openness in the visa regime, which is going to commence further from 1st April, is going to bring game changing results. So, लेकिन वीज़ा तो केवल पहला स्टेप है और पहला चरण है। जब आप किसी को इनवाइट करते हैं, ठीक है, आपने ईज़ दे दिया, लेकिन जब वो आपके देश में आता है तो फिर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। कितना आसानी से उसका वेलकम किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ क्या हैं, सुरक्षा संरक्षा कितनी मजबूत है, उस चीज़ों में जो विश्वास है। हमें याद है इनक्रेडिबल इंडिया जब लॉन्च हुआ था तो मार्केट किया गया था, भारत को मार्केटिंग में बहुत फोकस था। पिछले 2-3 सालों में ये क्या बदलाव आपको दिखाई दिए जिसकी वजह से हम ये उम्मीद आपने करें? बिल्कुल सही कहा कि ईज ऑफ ट्रैवल इज वन फैक्टर. वंस यू लैंड इन अ कंट्री, you need a good infrastructure, you need a safe and secure environment, you need health and hygiene also, and you need the business environment. Now infrastructure के terms में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पर्यटन मंत्रालय की तरफ से जो भारत सरकार ने दो योजनाएं बनाई, स्वदेश दर्शन और प्रसाद, पिछले 1.5-2 वर्ष में पर्यटन मंत्रालय की ओर से लगभग 5,000 करोड़ रुपए का विनियोजन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है किया गया है, जिसके रिजल्ट्स आएंगे. एंड दिस इज गोइंग टू ट्रिगर द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स. वी ऑल्सो होस्टेड अ मेगा इन्वेस्टर्स समिट in Delhi last year,
basically to attract the foreign investments and other investors into tourism sector. As far as safety and security is concerned, I can say with a lot of assurance and authority that India has been doing extremely well as far as safety and security of the travelers is concerned. Let me also tell you that the safety and security of travelers has become a universal problem. जी. It is no longer the problem of India. True. In the last World Travel Market, which is held in London every year, I attended the Ministers' Conference, which was organized by UNWTO, and the focus was safety and security of the travelers. And let me also tell you, there are many states, if you see the WEF ranking this year, many states which were ahead of India, I won't name those countries, those have come down. And I can say that the main reason behind their coming down is not because they have become poorer in infrastructure or health and hygiene. They are far, far better than many developed countries. But they have come down because of security improvement. Now this is also very important. हम लोगों ने पर्यटन मंत्रालय से, जैसा अभी इसमें भी बताया गया, एक हेल्पलाइन, टूरिस्ट हेल्पलाइन 1360 is the short code. Now the idea basically of helpline is both to give information as well as कोई डिस्ट्रेस में अगर किसी को समस्या आती है, so this is 24/7 in 12 languages. Any person, any foreign visitor who is in India and has any problem and needs any information, he can immediately dial 1360 and there's a person who is attending to that. Now that is, and we have also got interconnected with the ministry, the authorities, so that in case of any crisis, we can attend to the crisis and manage it properly. हेल्थ एंड हाइजीन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और जैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो है, उसमें भी हेल्थ एंड हाइजीन इज वन ऑफ द फैक्टर्स. नाउ इंडिया हैज़, थैंक्स टू स्वच्छ अभियान, जिस तरह से एक फोकस हो रहा है स्वच्छता की ओर, नाउ इट इज़ गोइंग टू हेल्प द कंट्री एज अ होल इन ऑल सेक्टर्स. बट एक चीज़ एक सेक्टर जो सबसे ज़्यादा लाभान्वित होने वाला है वो है टूरिज्म सेक्टर. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, there is a very important factor, and that is the prioritization of tourism sector in the overall economy. Now that has seen a paradigm change in India over the last 3 years. Now every one of us is talking, right, whether they are political leadership, whether they are bureaucratic, whether they are people, whether they are political representatives, that tourism is one of the biggest employment generator. Now this situation was not there 10 or 20 years ago. Everyone has started realizing that tourism can generate employment. Tourism is pro-poor. Tourism is sustainable, and tourism is inclusive. True. And with 12.36% as per the tourism satellite account, which was worked out in 2012 and 13, the contribution of tourism in the overall employment, whether it is direct or indirect, is to the tune of 12.36%, which is huge. The percentage of share in the GDP, as per these statistics, is around 6.88%. Now, there is a gap between the employment generation ratio, that is 12.36, and the GDP. So, which means the production value of everyone who is employed has to go up, so that the GDP and the employment share, that the gap of 3 to 4% has to come up. Now that will happen when the value, added value will happen. India, fortunately, I would also like to mention, WEF competitive index is one particular parameter index which happens every 2 years, and India has really done well. I would also like to mention that in this report, 2017 report, there have been 15 countries which have moved up. And in those 15 countries, we are one of the 5 top countries which has moved up the most. And India is the second best country which has moved up most. True. There is just one country, Azerbaijan, which has gone 13 notches up, but they were already in 100, so they have moved up 13. We were at 52, we have moved 40, and we are the rarest, one of the rare cases where we have moved up to. There are some countries, US has come down, Switzerland has come down. So that means coming from 52 is 40 is more appreciable. Now this entire environment which is being created in India, whether it is Make in India, whether it is investment scenario, whether it is
giving more impetus and concentration to the tourism sector, this has played a very positive role in the Indian context and Indian economy, and that is something appreciable. This has to go up further. True. We are on the verge of coming out with a national tourism policy, where the draft has been released. Now, once that policy comes, I am sure that with the background that we have, with the visibility that we have of India in the tourism sector all over the world, we are going to be one of the leaders. In fact, that clearly says that government is on the right track in improving the whole tourism sector in India. It's time for us to slip into a short commercial break. After the break, we'll be taking questions which you have been sending on the social networking handles. Stay tuned, don't go anywhere. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bhansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Welcome back. Let's quickly take questions which you've been sending on the social networking handles. Without any delay, let's have a look at the first question. This is on our Twitter handle. The question is, how far is the role of infrastructure, especially railways, in promotion of tourism? Dr. Sagar Chahar, we can take overall the infrastructure issues with respect to the tourism. Yeah. See, very important, Mr. Dr. Sagar. And see, if we talk of domestic tourism also, we have been doing extremely well. India is in the stage of domestic tourism boom, and railways plays a very important role in connecting. In fact, there have been many reforms, the qualitative, quantitative, more connectivity. In fact, from Tourism Ministry, we have been in touch with the Railway Ministry to connect to the tourism destinations on priority. We have some luxury trains in terms of train tourism. India is one of the best countries which offers luxury train services, which is also a very major tourism product. So railway is of course the lifeline in terms of connectivity, and tourism is थोड़ा सा अफोर्डेबल बनवा दें सर जो लग्जरी ट्रेन्स हैं इतना ज़्यादा क्योंकि वो बहुत सारे लोग ये चाहते हैं. Let me tell you, that's a very good point. In fact, when we had discussions with all the states who own luxury trains, and Karnataka is one state, I must say, that which has they have chariot on wheels, yes, and they have understood the market scenario, and they have brought in lately some different packages. They have reduced the number of days, and so that the domestic travelers can also make use of that. Now that's a very good step. In fact, this was suggested to other states also, including Rajasthan. अगर dynamic pricing हो, yes, and they are also working on that. Otherwise, what will happen is that if you don't get that much of passenger, you're going to run the train absolutely empty. Peak time में नहीं जाएंगे, हो सकता है non-peak में ही जाकर. So I think the states are going to respond to this. Let's take another question. This question again is on our Twitter handle. Let's have a look at that question. I think this question is in Hindi, Ajay. Sushil Singh. So, अगला सवाल ट्विटर और स्वच्छता और प्रदूषण किस हद तक पर्यटन उद्योग को प्रभावित, क्या कोई ऐसे स्टडी है सर जिसमें ये पता चलता है कि कितना साफ देश है तो उतने ज़्यादा टूरिस्ट विजिट करते हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा, स्वच्छता और प्रदूषण का बहुत योगदान है, और स्वच्छता का जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि जो टूरिज्म एंड ट्रैवल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने आंकलन किया है भारत का, उसमें कोई 10-15 जो फैक्टर्स हैं, उसमें हेल्थ एंड हाइजीन इज वन ऑफ देम. नाउ
एक ट्रैवलर के रूप में भी अगर आप देखें तो आप अपने देश से शुरू करने से पहले ये अवश्य देखना चाहेंगे कि वहाँ की आबो हवा कैसी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन ना। भारत में अभी इतनी कॉन्शियसनेस ना भी अगर आए हो, लेकिन जब बाहर से वेस्टर्न कंट्री से कोई आता है तो बाकायदा वो कितना उसका पीएम लेवल है, पोल्यूशन का क्या लेवल होगा इस दौरान में, क्या अच्छा वेदर और क्लाइमेट की चीज़ें तो हम देखते ही हैं कि कितनी ठंड होगी कितनी, बट पीपल हैव बिकम वेरी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए इस बारे में, एंड दे आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द क्लीनलीनेस। और डेस्टिनेशंस को भी पिक करते हुए या अपने जो रुकने के स्थान हैं उनको भी उस पैमाने पे देखते हैं कि भाई वहाँ पे हाइजीनिक कंडीशंस तो ठीक हैं और वहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी ऐसा लेंगे जिसमें कि क्लीनलीनेस हो। सो दिस इज़ गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और जैसा मैंने कहा कि हेल्थ एंड हाइजीन के फैक्टर पे इंडिया हैज़ नॉट बीन एबल टू डू वेरी वेल इन द लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट एज वेल। सो आई थिंक इट इज़ फॉर ऑल ऑफ अस इंडियंस to see this particular point, and keeping the country clean, keeping your home clean, your community area clean is everyone's responsibility. Government has to just motivate and keep backing up the effort, but ultimately every citizen of this country. It's the responsibility of the citizens. Basically tourism का आप ये देखिए, जैसा कुछ राज्यों में भी अगर आप देखें तो there is a लोग कहते हैं लाइटर वेन में कि साहब पर्यटन इनके खून में है। हाँ। हॉस्पिटैलिटी इज एक आदत की भी बात है और एक धीरे धीरे जैसे इनहेरिट करते हैं। कुछ स्टेट्स में ऐसे हैं जहाँ पे हॉस्पिटैलिटी इनबॉर्न है, कुछ स्टेट्स में नहीं है ना। इसलिए है क्योंकि वहाँ किसी एक राज्य का हर नागरिक, हर व्यक्ति जानता है कि मेरी डिपेंडेंस पर्यटन पे इतनी अधिक है कि अगर मैंने पर्यटन के साथ छेड़छाड़ करी या इनके जो फैक्टर्स हैं उनको इफेक्ट किया तो सबसे पहले मुझे ही उसका प्रभाव पड़ेगा। ये सब चीज़ें अब हम सबको, भारतवासियों को इस बात को एहसास करना है कि चूंकि इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका इतनी अधिक है कि हम किसी भी पर्यटक को अगर उसका स्वागत नहीं करेंगे, उसको एक अच्छा वातावरण नहीं देंगे तो हम उसका उल्टा उसका असर सीधे इकोनॉमी पे पड़ेगा और इकोनॉमी पे पड़ेगा तो उस व्यक्ति पे भी पड़ेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जीमेल और ट्विटर के जरिए लगातार आप सवाल भेज रहे हैं, जल्दी से सवाल लेते हैं। अगर हम एक या दो सवाल एक साथ ले पाएं तो ज़्यादा आसानी होगी। प्लीज़ अगला सवाल जीमेल। हाँ। What is government doing to promote adventure tourism in northeastern region? Palash Mandal. Mr. Palash, we in the Ministry of Tourism, we have lately constituted a national task force on adventure tourism, keeping this particular aspect in mind that India has got very immense potential in adventure tourism. And when we talk of adventure tourism, we generally consider the Himalayan area, and northeast, of course, is very much the predominant part of Himalayas, and also the Uttarakhand and Himachal area. Now, this adventure tourism is going to flourish because the task force has been empowered with certain scope of work, where the cooperation and the coordination with other ministries will also be important, and keeping the environment as a whole in mind. In fact, we took up meetings with the Ministry of Defense and Ministry of Home for opening certain peaks where people would like to go. And as it is in the meeting, there was no problem whatsoever. It's just that we haven't given a thought to reconsider and to review all that has been happening because of the security in other areas. But now the mindset is changing. So I can assure Mr. Palash that the future in India in terms of adventure tourism. Similarly, we have the largest coastal line. We have 7,500 kilometers of coastal area. So coastal tourism and adventure sports related to water and the sea, that is also going to play a big role. Absolutely. Let's have a look at another question. This question is again on our Gmail handle. Let's have a look at this question. This question is by Rohit Pandey. He says, interesting question, sir. In fact, he says international tourists are charged more than the domestic tourists in all tourism spots. When will government remove this discrimination to boost tourism? In fact, people should need an explanation because there is a reason behind this. In fact, if you can give that. Well, the management of destinations, particularly the archaeological destinations, it comes under Ministry of Culture. I mean, they take a decision. It's been happening for quite some time. See, now basically the policy of the departments is primarily to provide as much service as possible. And you have seen that there has been lack of amenities and facilities in
in quite a few destinations, especially those which are under the Archaeological Survey of India and even state archaeology departments. Now, if something more is taken from the foreign tourists and is spent on the facilities, I think it will be a welcome step. Absolutely. Now, in terms of domestic, since it's a huge number, the volume, as I said, we had about 1.65 billion domestic tourist visits in India, which is going to go up in the next 1 or 2 years to 2 billion. Compared to that, we have about 89 lakh foreign tourists. Now, basically, in order to provide facilities, we charge more from the foreign tourists. In fact, there has been a consideration at the level of Ministry of Culture also, that last year when the rates were increased threefold, there was some kind of uneasiness in the travel industry, and they met the Honorable Tourism Minister, who is also the Minister of Culture, and he did consider their request, and the rates were brought down to twice, the increase was brought down. So, yeah, I think with this kind of policy, gradually I think the gap will be bridged. In fact, also this is not a new practice. In fact, many countries are practicing this indeed. They are. Absolutely. In fact, even when Indians go abroad, they are charged more. In fact, there the charges are more for everyone. Absolutely. Even for the local residents, they charge. In India, at least, see, paying 700 rupees for a archaeological monument would mean just about $10. Absolutely. But in Western countries, if you go, I mean, $10 you can't even. There's nothing that you can do in $10. Absolutely. So, as I had said, the price competitiveness in India is already very high. Very high. People have no problem in paying that amount because rupee is such, for a. और इसलिए सबसे ज़्यादा पे करते भी हैं. Per tourist जो pay है, वो one of the highest in the world. True. Let's have a look at other question. Let's take quickly one more question in our show. This is again on our Gmail handle. Let's have a look at this question too. This question is about the tourism in Jammu and Kashmir to encourage tourism. Is by Gaurav. Gaurav, आपने अच्छा प्रश्न पूछा. जम्मू कश्मीर में जो पर्यटन के ही ऊपर आधारित वहाँ की जो अर्थव्यवस्था बहुत अधिक है, और पिछले करीब 1-1.5 वर्ष में पर्यटन मंत्रालय की ओर से लगभग 500 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उनको इन्वेस्टमेंट किया गया है, जो काम अभी जारी हैं, और ये प्रायः सभी जितने भी कंप्लीट JNK है उसके हर क्षेत्र में इन पर कार्य होंगे. Basically, they are all to develop the public infrastructure in tourism. It also includes 100 crores for those assets and facilities which were destroyed because of floods. So they have also been they have been brought up again. And this investment is not going to end at 500 crores. As per the package of Honorable Prime Minister, the Jammu and Kashmir will get 2,000 crores in all, at the rate of 400 crores every year. So for the next 4 years again, they're going to get 400 crores every year. So that means once this 2,000 crores investment is pumped into the economy of tourism in JNK, I think infrastructural wise, JNK is going to lead again. Right. जी बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जोशी जी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, हमारे दर्शकों के सवाल लेने के लिए. तो फिलहाल आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही, और वक्त की कमी की वजह से इस प्रोग्राम को वाइंड यही करना पड़ा, लेकिन बहुत सारे सवाल लगातार आपके हमें मिल रहे हैं. फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी वेंकट को दीजिए इजाज़त. नमस्कार.